विरोधियों के उस तरह के बयान के जी बुजुर्गों के तो बैंक में खाता नहीं होता, गांव में तो बैंक नहीं होता, बुजुर्ग कैसे जाएगा वगैरह वगैरह, कि हरियाणा में भाई भतीजावाद बहुत है, क्षेत्रवाद होता है, जातिवाद की राजनीति होती है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, और जो व्यक्ति पात्र है उसकी पेंशन ऑटोमेटिकली बन जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जैसे जैसे पारदर्शिता को बढ़ाया वैसे वैसे हमारे विरोधियों को परेशानी होनी शुरू हुई। 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, उसके बाद में काफी ओपन स्पेस है, तो लगभग हमें उम्मीद है 60 से 70,000 लोग यहाँ पर। कितने बजे हमारे बीच में आज आदरणीय बड़े भाई श्री परवीन अत्री जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के मीडिया सचिव है हरियाणा सरकार में, वो आपके बीच में उपस्थित हुए अपनी बात रखने के लिए कल के अंत्योदय सम्मेलन को लेकर के, जो एक बड़ा विशाल अंत्योदय सम्मेलन, जिसमें हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और अध्यक्षता जिसकी श्री मनोहर लाल जी माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम परवीन अत्री जी अपनी बात रखेंगे, उसके बाद एक एक करके जो आपके प्रश्न हो या जो आपने पूछना चाहते हो तो परवीन अत्री से पूछ सकते। आदरणीय परवीन अत्री जी। सभी पत्रकार बंधु, छायाकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। जगमोहन जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि आप सब लोग परिचित हैं और लगातार जगमोहन जी के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। अपनी शुरुआती जो परिचय जगमोहन जी ने कराया उसमें लगभग प्रेस वार्ता का विषय क्या है ये स्पष्ट कर दिया। जैसा जगमोहन जी ने बताया कि 2 तारीख को करनाल में अंत्योदय महासम्मेलन किया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 9 साल से मुख्यमंत्री मनोहर लाल, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है गरीब व्यक्ति का उत्थान, पंडित दीनदयाल के द्वारा एक विचार दिया गया था अंत्योदय, मतलब पंक्ति में आखिर में खड़ा व्यक्ति विकास वहाँ तक पहुँचे, इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 9 साल से हरियाणा में काम कर रहे हैं। जो पिछला 9 साल का कार्यकाल है, अगर उसको कुछ वाक्यों में सीमित करके बात की जाए तो व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन की ओर जो ये 9 साल की मनोहर यात्रा आज जहां पहुंची है, उस मनोहर यात्रा के अंदर जो जो सरकार की तरफ से, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, हरियाणा सरकार की बात करें, गरीब व्यक्ति के लिए जितनी योजनाएं लेके आए, उन योजनाओं के जो लाभार्थी हैं, जिनको उन योजनाओं से लाभ पहुंचा है, उन लाभार्थियों का एक सम्मेलन 2 तारीख को करनाल में हो रहा है। देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब सत्ता संभाली, प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे काम करना शुरू किया, तो सबसे बड़ा विषय था व्यवस्था परिवर्तन का। क्योंकि हम सब बहुत बेहतर जानते हैं, आप पत्रकार साथी ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की बात सरकार तक पहुंचाते हैं, सरकार की बात आमजन तक पहुंचाते हैं। आप जानते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर पहले जो व्यवस्था थी, मैं राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, हरियाणा प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पे अगर चर्चा होती थी तो इस व्यवस्था की चर्चा होती कि हरियाणा में भाई भतीजावाद बहुत है, क्षेत्रवाद होता है, जातिवाद की राजनीति होती है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी, मनोहर लाल जी ने बतौर मुख्यमंत्री काम करना शुरू किया, तो पहला काम इस व्यवस्था पे चोट पे, इस व्यवस्था को बदला जाए, इसके ऊपर काम करना शुरू किया। अब व्यवस्था को बदलने का जो पहला काम था वो गरीब व्यक्ति की चिंता करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी जात पात की राजनीति नहीं करती। हमारे लिए गरीब एक जाति है, और गरीब का उत्थान कैसे हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय का विचार हमें दिया, उसके अंदर गरीब व्यक्ति का उत्थान कैसे हो, इसके ऊपर किस तरह से आगे बढ़ा जाए, मनोहर लाल जी ने काम करना शुरू किया। हरियाणा प्रदेश के अंदर मनोहर लाल जी ने बहुत सी ऐसी योजनाएं बनाई जिसका लाभ गरीब व्यक्ति तक पहुंचे। हालांकि मैं डिटेल में उन योजनाओं की बात नहीं करूंगा, समय बहुत हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं योजनाओं का कुछ जिक्र यहां पे करना चाहूंगा। सबसे पहले मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, पहली बार इस हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी मुख्यमंत्री ने गरीब व्यक्ति की चिंता की। जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख या उससे कम है,
उन परिवारों की आय को किस तरह से बढ़ाया जाए, इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम करना शुरू किया और मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के नाम से एक योजना लेके आए। गरीब परिवारों को चिन्हित किया गया। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे जो भी योजनाएं जिनका मैं बात कर रहा हूँ, किस तरह से चिन्हित किया गया, इस विषय पे भी आपको बाद में बताऊंगा। गरीब परिवारों को चिन्हित किया गया, उनकी आमदन किस तरह से बढ़े, किस तरह से उनके आय के स्रोत बने, किस तरह से वो अपना कोई कारोबार कर सकें, उसके लिए उन परिवारों को अंत्योदय मेले लगाए गए। अंत्योदय मेले के अंदर उन परिवारों को चिन्हित किया गया और उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध करा के, चाहे बैंक से ऋण उपलब्ध करवा के, कि वो अपना कारोबार करें और उस कारोबार से उनकी आय के अंदर बढ़ोतरी हो। और इस योजना में अब तक 50,000 परिवार इस योजना का लाभ ले चुके हैं और लगातार इस योजना पे काम चल रहा है। इसी तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर देखिए, एक बुढ़ापा पेंशन बहुत बड़ा एक विषय रहता है। वर्तमान सरकार ने बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी की और सबसे बड़ा विषय क्या था कि पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिले। जो व्यक्ति उस योजना की कैटेगरी में फॉल करता हो, मतलब 1,80,000 रुपये अगर आय की सीमा है, तो कौन ऐसे परिवार हैं या कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस सीमा में फॉल करता हो। फिर जो आय सीमा है, किन योजनाओं के लिए आय सीमा को बढ़ाया जाए, ये काम भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। बहुत सी योजनाओं में 1,80,000 की जगह 2 लाख आय सीमा को बढ़ाया गया और जो व्यक्ति पात्र है उसकी पेंशन ऑटोमेटिकली बन जाए। क्योंकि विचार बड़ा सीधा था कि जो हमें योजनाओं का लाभ लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, कागज जमा कराओ, आयु प्रमाण पत्र दो, आय प्रमाण पत्र दो, इस तरह की जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दे। खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पात्र व्यक्ति की पेंशन लग जाए, इस तरह की व्यवस्था बनाई गई तकनीक का उपयोग करते हुए। क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि हमारे जो विरोधी पक्ष है वो बहुत चर्चा करता है, क्योंकि जैसे जैसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तकनीक का उपयोग करके व्यवस्था को बदला, सरकार की पहुंच आम आदमी तक की, सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, ये सुनिश्चित किया। उसके लिए जब तकनीक का उपयोग हुआ, पोर्टल बनाए गए, उन पोर्टल का लाभ आम व्यक्ति को मिलना शुरू हुआ, तो हमारे विरोधी पक्ष ने उसकी आलोचना करनी भी शुरू की। हालांकि आलोचना का उद्देश्य तो मात्र ये था, क्योंकि जिस तरह से तकनीक का उपयोग हुआ, पारदर्शिता व्यवस्था में आई। क्योंकि पारदर्शिता का अभाव व्यवस्था के अंदर था पहले, 2014 से पहले, हम सब जानते हैं। हम सब ने इस हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे हालात देखे हैं कि चाहे नौकरियों का मामला हो, उसके अंदर भाई भतीजावाद, पर्ची खर्ची, पैसा, ये सब चीज़ें होती थी, सिफारिश से नौकरियां मिलती थी। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस व्यवस्था को बदल दिया। आज आप देख रहे हैं, आपके आसपास बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपनी योग्यता से नौकरी लगे, जिनके पास किसी तरह की कोई सिफारिश नहीं है, देने के लिए पैसा नहीं है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जैसे जैसे पारदर्शिता को बढ़ाया, वैसे वैसे हमारे विरोधियों को परेशानी होनी शुरू हुई। छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डीबीटी लागू किया कि कोई भी योजना, कोई भी सेवा जिसका लाभ व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से मिलता है, चाहे बुढ़ापा पेंशन की बात करें, विवाह शगुन योजना की बात करें, किसी सब्सिडी की बात करें, जितनी भी ऐसी योजनाएं थी, डीबीटी लागू किया, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा खाते में पैसा जाएगा। जब ये व्यवस्था भी लागू की थी तो आपको याद होगा उस वक्त भी आलोचना हुई थी, खासतौर पे बुढ़ापा पेंशन के विषय में आप पत्रकार साथियों ने भी बहुत कवर किया था। विरोधियों के उस तरह के बयान के, जी बुजुर्गों के तो बैंक में खाता नहीं होता, गांव में तो बैंक नहीं होता, बुजुर्ग कैसे जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही डीबीटी लागू होता है, आपको ये भी जानकारी होगी 1182 करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश के एक्सचेकर का बचा डीबीटी लागू करने से। अब सवाल ये आ जाता है कि वो 1182 करोड़ रुपया जो बचना शुरू हुआ, वो कहाँ जाता था। मतलब ऐसे ऐसे पेंशन जो पात्र व्यक्ति और अपात्र व्यक्ति का जब भेद करते हैं, तो ऐसे लोगों की पेंशन जा रही थी। किसी की तो पेंशन जो है डबलिंग में थी, कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं था लेकिन उसके नाम से पैसा जा रहा था। तो इस तरह की परिस्थितियां इस हरियाणा प्रदेश में थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पारदर्शिता लाते हुए इस व्यवस्था को भी जिस तरह से लागू किया, उसका अब लाभ हम सब देख ही रहे हैं, हमें मिल रहा है। भारत के नाम से योजना केंद्र सरकार लेके आए थे, जिसमें गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता है, मुफ्त इलाज मिलता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके अंदर भी एक बढ़ोतरी की थी, इस विस्तार किया इस योजना को,
और ये योजना चिरायु हरियाणा के नाम से, क्योंकि पहले आयुष्मान भारत जो योजना थी, उस योजना के अंदर 1,20,000 रुपये सालाना से कम आमदन वाले परिवार को योजना का लाभ मिलेगा, इस तरह की योजना थी। लेकिन उसको 1,80,000 रुपये सालाना पे लेके आए, फिर उसका विस्तार किया 3 लाख रुपये सालाना। मतलब जो 3 लाख से लेके आयुष्मान भारत की योजना की जो कंडीशन थी आय की, उसके बीच के जो लोग हैं उनको भी 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिले। ये प्रावधान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश में किया। और आपको जान के बड़ी मुझे लगता है प्रसन्नता होनी चाहिए हर व्यक्ति, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर जब ये चिरायु योजना का विस्तार हुआ, आज हरियाणा के लगभग 72 लाख लोग इस योजना के अंदर कवर हो रहे हैं। और अब तक अगर हम बात करते हैं, इस योजना से 86 लाख कार्ड इस योजना के बन चुके हैं। 8.5 लाख मरीज इस योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। 1088 करोड़ रुपया उन जो मरीजों ने या जिन व्यक्तियों ने इस योजना का लाभ लिया है उनके ऊपर हरियाणा सरकार ने खर्च किया है। तो जो इस तरह की योजनाएं और इनके जो लाभार्थी हैं जिनको इन योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है, उन लाभार्थियों का महासम्मेलन 2 तारीख को करनाल में हो रहा है। जगमोहन जी ने बता दिया था, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो है मुख्य अतिथि के तौर पे आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो है वो अध्यक्षता करेंगे इस महासम्मेलन की। और हरियाणा के अंदर जिस तरह से गरीब के उत्थान पे काम हुआ, उस उत्थान पे काम को आप देखेंगे उन लाभार्थियों के रूप में, और वो लाभार्थी वो हैं जो हरियाणा की राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह से भविष्य में बदलेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि योजनाएं, उसके लाभार्थी, तो हम वर्ग के हिसाब से बात करते हैं। हम बात करते हैं कि जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग के लिए मनोहर लाल जी ने क्या काम किया, उसके बारे में जब हम देखते हैं, ये वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अब तक 1,10,000 से ज़्यादा पक्की सरकारी नौकरी युवाओं को इस हरियाणा प्रदेश में दी है। और ये जब मैं 1,10,000 की बात करता हूँ तो मैं 8.5 साल के कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। 60,000 से ज़्यादा नौकरियाँ पाइपलाइन में, ये आप अक्सर मीडिया में दिखाते भी हैं और छापते भी हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हरियाणा में बिना पर्ची, बिना खर्ची किसी युवा को नौकरी प्राप्त हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जब हम युवाओं की बात करते हैं तो हम युवाओं के कौशल की बात करना बहुत ज़रूरी है। पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस बात का विचार किया कि सरकारी नौकरियां इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं होती कि हर युवा को सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाए, तो युवाओं को प्राइवेट उद्योगों के अंदर नौकरी मिले, युवा अपना व्यवसाय कर सके। इस बात की चिंता भी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो भी काम किए हैं, जब हम इन बातों की तुलना करना शुरू करते हैं तो हम ये देखते हैं कि योजनाएं तो बन गई, अब लाभार्थी को लाभ कैसे पहुंचेगा। सरल पोर्टल आपने देखा, सरल पोर्टल के नाम से एक पोर्टल बनाया गया और उस सरल पोर्टल के साथ 675 योजनाएं, सेवाएं जो 54 विभागों की हैं, उनका लाभ आप सरल पोर्टल के जरिए प्राप्त कर सकते हो, ये सुनिश्चित किया गया। बाकायदा व्यवस्था को पारदर्शी बनाया, तकनीक का उपयोग किया, जिसके बारे में हम बात करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कोई ग्रीवेंस है, कोई शिकायत है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होती है कि किसी व्यक्ति को किसी कारण से किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा, या किसी व्यक्ति की कोई और तरह की ग्रीवेंस है। अब इनका निपटारा कैसे हो, इसके लिए बाकायदा सीएम विंडो, अगर आपकी कोई शिकायत है आप सीएम विंडो पे अपनी शिकायत दीजिए, सीएम विंडो पे उस शिकायत का निवारण होगा। और आज तक की अगर हम बात करते हैं, लगभग 11 लाख शिकायतों का निवारण सीएम विंडो के जरिए हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तो एक ऐसा प्रयास किया कि आम हरियाणवी के अंदर ये भाव पैदा हुआ कि सरकार मेरी है और मैं सरकार का हूँ। अगर मुझे अपनी बात, मान लीजिए मैं ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति हूं और मेरी कोई डिमांड है जो मैं माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहता हूं, तो ग्राम दर्शन पोर्टल के नाम से एक पोर्टल बनाया, जिस पोर्टल के जरिए ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति अपनी बात, अपनी डिमांड सीधा मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकता है। शहरी क्षेत्र के व्यक्ति के लिए नगर दर्शन पोर्टल बनाया गया कि अगर शहरी क्षेत्र का कोई व्यक्ति है, अगर वो कोई अपनी डिमांड, कोई अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहता है, तो वो नगर दर्शन पोर्टल के जरिए अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा देता है। योजनाएं बनाने के साथ साथ उन योजनाओं को किस तरह से आम आदमी तक पहुंचे,
जिसका ज़रिया बनते हैं आप लोग, क्योंकि जानकारी उपलब्ध करवाना। सरकार अपनी तरफ से लगातार प्रयास करती है कि आम आदमी तक जानकारी पहुंचे कि कौन कौन सी योजना सरकार ने बनाई है, और आप पत्रकार साथी माध्यम बनते हैं कि आपके ज़रिए वो जानकारी आम आदमी तक पहुंचे। और इसके लिए एक बहुत बड़ा काम जो माननीय मुख्यमंत्री ने किया है, परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र एक ऐसी योजना है जिस योजना के लागू होने से जितने हमने वेलफेयर स्कीम्स, जितनी सेवाएं सरकारी हैं, उनका पात्र व्यक्ति को लाभ मिले, परिवार पहचान पत्र के जरिए ये सब चीज़ें सुनिश्चित हुई हैं। हालांकि हमारे विरोधी इस बारे में आलोचना करते हैं, उसका कारण भी आपको बताऊंगा कि आलोचना का कारण क्या है। लेकिन इस परिवार पहचान पत्र से किस तरह से आम आदमी को लाभ पहुंच रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। देखिए, परिवार पहचान पत्र में हमारे पास हरियाणा के लगभग 72 लाख परिवार, टेंटेटिवली फिगर बता रहा हूँ, जिनका हमारे पास डाटा है, जिस डाटा के अंदर किस परिवार के अंदर कौन व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, कौन व्यक्ति जो है किसकी आमदन कितनी है, किसकी आयु कितनी है, ये सारा डाटा सरकार के पास आता है। सरकार के पास परिवार पहचान पत्र के जरिए है, और जैसे ही आपकी आयु 60 साल होती है, क्योंकि हमारे पास डेट है आपकी ऑलरेडी बर्थडे, जैसे ही 60 साल आयु होगी ऑटोमेटिकली आपकी पेंशन लग जाएगी। ये बड़ा लाभ है परिवार पहचान पत्र। हमारे पास आपकी आय कितनी है, परिवार की आय कितनी है, ये डाटा हमारे पास है। और मान लीजिए आपकी आय 1,80,000 रुपये सालाना से किसी परिवार की कम है, तो जो सेवाएं, जो योजनाएं ऐसी हैं सरकार की जो 1,80,000 से कम वाले परिवारों को मिलनी चाहिए, उसके लिए किसी दफ्तर के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली इस परिवार पहचान पत्र के ज़रिए वो योजनाएं आपको मिलती हैं। अब विषय जो है अंतिम, जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, जब हम इतनी बातें करते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के अंदर व्यवस्था परिवर्तन किया, हरियाणा के अंदर वेलफेयर स्कीम्स जो हैं, सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स जो हैं, जितनी लागू की हैं, उसका फ़ायदा क्या हुआ? जो पारदर्शिता मुख्यमंत्री मनोहर लाल लेके आए, उस पारदर्शिता का लाभ आम आदमी या हरियाणा को क्या हुआ, विषय ये आ जाता है। इसके लिए अगर आप हरियाणा की 2014 से पहले की स्थिति और 2014 के बाद की स्थिति को अगर देखते हैं तो आपको नजर आएगा लाभ क्या हुआ। थोड़ा सा मैं आंकड़ों के जरिए आपको एक बार तुलनात्मक बातें बताता हूं, जिससे आपको पता लगे और आप आगे बता सके अपनी मीडिया के जरिए। देखिए, हरियाणा के अंदर प्रति व्यक्ति आय जो है 2014 तक 1,37,770 रुपये थी। आज हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 2,96,685 रुपये है। मतलब ये जो पर कैपिटा इनकम के अंदर इतना बड़ा जो इजाफा हुआ, इस इजाफे का कारण क्या है हम सब जानते हैं। अक्सर हमारे विरोधी जो है एक शोर अक्सर मचाते हैं कि जी हरियाणा में तो बेरोजगारी नंबर 1 है, हरियाणा तो बेरोजगारी में नंबर 1। अक्सर आप सुनते हैं बयान। जो लोग अर्थशास्त्र की जानकारी रखते हैं वो बेहतर इस बात को समझ सकते हैं कि अगर आम हरियाणवी काम कर रहा है, चाहे वो कृषि क्षेत्र में काम कर रहा है, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहा है, चाहे वो नौकरी कर रहा है, तो उसका फ़ायदा क्या होता है आपके प्रदेश को? आपकी जीएसडीपी बढ़ती है। आपकी जब जीएसडीपी बढ़ेगी तो स्वाभाविक है उसका प्रभाव कहाँ जाएगा? आपकी पर कैपिटा इनकम पे जाएगा। हरियाणा प्रदेश की 2014 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब बतौर मुख्यमंत्री अपना काम संभाला तो हमारी जीएसडीपी लगभग 4.25 लाख करोड़ थी। आपको ये खुशी होगी जान के 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की जीएसडीपी है हरियाणा प्रदेश की। थोड़ी सी बात बता देता हूँ, हरियाणा 2014 में एक्सपोर्ट करता था लगभग 68,000 करोड़ रुपए का, और आपको खुशी होगी कि आज वो एक्सपोर्ट हमारा जो है वो लगभग 2,45,453 करोड़ रुपए का। मतलब जो एक्सपोर्ट है वो भी हम 4 गुना पे लेके चले गए। हरियाणा के अंदर जो दूध का उत्पादन अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारे जो नागरिक हैं उनको दूध की उपलब्धता क्या है, कितना हमारा दूध उत्पादन है। 79 लाख टन हम 2014 में दूध का उत्पादन करते थे, जो आज 116 लाख टन है। उत्पादन बढ़ा। खाद्यान्न उत्पादन की अगर हम बात करें, आमतौर पे चर्चा होती है किसान भाइयों की, देखिए ये किसान भाइयों के परिश्रम का परिणाम है। लेकिन जब आपका खाद्यान्न उत्पादन बढ़ता है, मेहनत किसान की है, लेकिन योजनाएं किसकी हैं? सरकार की है। प्रोत्साहन किसका है? सरकार का है। तो खाद्यान्न उत्पादन 159 लाख मीट्रिक टन था 2014 में, और आज वो 185 लाख मीट्रिक टन। आपके खाद्यान्न उत्पादन बढ़ गया। समझने वाली बात यह है कि जमीन तो उतनी है, जमीन तो नहीं बढ़ सकती, लेकिन आपका खाद्यान्न उत्पादन कैसे बढ़ा? क्योंकि सरकार ने किसान को अपनी योजनाओं से प्रोत्साहित किया, उसको प्रोत्साहन दिया,
और ऐसी ऐसी योजनाएं लेके आए किसान की खेती को जोखिम फ्री करने के लिए। भावांतर भरपाई योजना, किसान की फसल का पैसा जब किसान के सीधा खाते में जाएगा, जिससे किसान का उत्साह बढ़ता है, ये स्वाभाविक चीज़ है। किसान की फसल को अगर एमएसपी पे खरीदा जाएगा तो किसान को उसका उचित दाम मिल जाता है। ये सब जो काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किए, नतीजा ये हुआ कि हमारा जो है खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा। अगर हम देखते हैं शिक्षा क्षेत्र में हमारे पास 105 कॉलेजेस थे जब हम 2014 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल सत्ता में आए, और आज कितने हैं? 182 कॉलेजेस। जब यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास 43 थी, 43, आज हमारे पास 56 यूनिवर्सिटीज़ हैं। ITI 142 थे, आज 192 हैं। तो मैं ये सब चीज़ें केवल इसलिए बता रहा हूँ कि मनोहर लाल जी ने 9 साल में जो काम किया उसका हरियाणा को क्या लाभ हुआ। आप अगर हेल्थ सर्विस के अंदर जाते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं, जितने स्वास्थ्य संस्थान हमारे पास 2014 में थे 3,944। देखिए मैं 3,944 की जब बात कर रहा हूँ, इसमें मैं सभी स्वास्थ्य संस्थानों की बात कर रहा हूँ, इसमें मैं CSCs की बात कर रहा हूँ, PSCs की बात कर रहा हूँ, मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब आज कितने हैं? 4,266 स्वास्थ्य संस्थानों के अंदर इजाफा। पक्की सड़कें 2014 में हमारे पास थी 23,458 किलोमीटर, आज है 28,077 किलोमीटर। तो ये जो व्यापक परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में हुआ, जो विकास हुआ, जो योजनाएं आई और जो उसके लाभार्थी हैं, 2 तारीख को उन लाभार्थियों का महासम्मेलन करनाल में हो रहा है। और आप पत्रकार साथियों से तो विशेष तौर पे मैं ये आग्रह करने आया हूँ कि वो जो महासम्मेलन होगा, आप सब पत्रकार साथी वहाँ पे आमंत्रित हैं, स्वाभाविक है, उसकी आप कवरेज करेंगे और आप देखेंगे कि जो ये बड़ा परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में पिछले 9 साल में हुआ, उसके लाभार्थी आपके सामने होंगे। आप उन लाभार्थियों से ये जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे कि किस तरह से किस योजनाओं का लाभ किस लाभार्थी को प्राप्त हुआ और उसके जीवन में क्या बदलाव आया। तो मेरा केवल इतना विषय था। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। नहीं, आप समझो, पहले बात को समझ लो। जो मंगल सेन पे, डॉक्टर मंगल सेन पे हमने सेंटर बना दिया, वहाँ पे व्यवस्था रहेगी खाने पीने की और कंप्यूटर वगैरह, पूरा मीडिया सेंटर। वहाँ पे क्या होगा, एक बस, शटल बस के तौर पे वहाँ पे उपलब्ध रहेगी हर टाइम। जितने पत्रकार वहाँ पहुँचते रहेंगे उनको उस बस के जरिए सीधा कार्यक्रम स्थल पे ले जाया जाएगा और वो बस टू एंड फ्रो रहेगी। मतलब अलग अलग पास की जगह वो बस का एक सिंगल पास है, उस बस को एंट्री है। जितने पत्रकार साथी उस बस में होंगे वो वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर बस वापस आ जाएगी वहाँ पे, फिर जितने इकट्ठे होंगे फिर वो पिक करेगी, ले जाएगी, टू एंड फ्रो चलता रहेगा। और मान लीजिए कुछ साथियों ने अपना अपना जितना कवरेज करना था कर लिया, फिर वो कहते हैं जी मुझे अब भेजना है, मुझे स्टोरी बनानी है, तो वो वापस आके वहीं बैठ के अपना वो कंप्यूटर की सुविधा होगी, अपना कर लेंगे वहाँ पे बैठ के जो भी काम है। जो अपने कन्वेंस से जाएंगे उनका क्या होगा? उस जरूर वहाँ पहुँचे ना, जहाँ हमने सेंटर बनाया है वहाँ पहुँचे अपनी कन्वेंस से। डॉक्टर मंगल सैन ऑडिटोरियम में कन्वेंस खड़ी करो ना आप अपनी कन्वेंस डॉक्टर मंगल सैन ऑडिटोरियम में खड़ी करेंगे, पेट्रोल की बचत करो। वहाँ से हमारी बस आपको लेके जाएगी। एक दिन में समझे होगा, एक दिन में क्योंकि ये समस्या जो आप बता रहे हैं ना, ये समस्या अक्सर आती है कि किसी को पास नहीं मिला या किसी को एंटर नहीं करने दिया, कोई लेट हो गया। लोकल तो पास जारी किए जा सकते हैं। नहीं, फिर वो सभी के लिए, इसीलिए ये व्यवस्था बनाई। चले आप प्रयास करता है कि वो अपने घर पे उपस्थित रहे, तो ऐसे में विचार ये बना कि प्रोग्राम 2 तारीख को हो, ज्यादा बेहतर है। अत्रे जी, कितने लाभार्थी है हरियाणा सरकार के और वहाँ पर कितने पहुँचने? देखिए अलग अलग योजनाओं के अलग अलग लाभार्थी हैं। टोटल कितने होंगे? मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के 50,000 लोग हैं जिन्होंने इस योजना का अब तक लाभ लिया है। और जो आवास योजना है, आवास योजना के अंदर 49,000 के करीब मकान बन चुके हैं, 14,000 के करीब मकान बन रहे हैं। तो अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी हैं। लेकिन अगर हम टोटल फिगर मान के चलें, अब जो आयुष्मान कार्ड है उसकी बात करें तो लगभग आधा हरियाणा उस योजना के अंदर, लगभग बात कर रहा हूँ 87 लाख कार्ड आयुष्मान योजना के तहत बने। तो लाभार्थियों की संख्या बहुत बड़ी है। बिठाने की व्यवस्था कितनी की गई है? देखिए जो स्थानीय इंतजाम है वो जगमोहन जी देख रहे हैं, तो वो बेहतर बता पाएंगे कि कितने लोगों की यहाँ पे बैठने की व्यवस्था हुई है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जगमोहन जी कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था है? 35,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। उसके बाद में काफी ओपन स्पेस है, तो लगभग हमें उम्मीद है 60 से 70,000 लोग यहाँ पर। कितने बजे पहुंचेंगे और क्या कार्यक्रम रहेगा? प्रातः 10 बजे से ये कार्यक्रम शुरू तो होगा। उतना लोगों में ये है, जैसे पिछली बार भी अमित शाह जी आए थे, तो हाईवे जो उस रास्ते का है वो बंद कर दिया जाएगा? नहीं, बंद नहीं किया जाएगा। उस व्यवस्था को सुचारू रूप करने के लिए यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक है उन्होंने सबने ड्यूटियां लगाई हुई है। आला अधिकारियां मौके पे जा करके उसका निरीक्षण कर रहे हैं
और अभी मीडिया के नाते प्रवीण अत्रे जी और मैं और रणजीत जुंगल जी, ये हमारे पानीपत के मीडिया कोऑर्डिनेटर, ये भी आए हुए हैं। तो अभी हम जब वहाँ जाकर के मीडिया के नाते, ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो, आपकी व्यवस्था कैसी हो, और भी पूरे प्रदेश से, देश से, क्योंकि अमित शाह जी आ रहे हैं गृह मंत्री, और भी मीडिया की दिल्ली से भी आएगा, तो सबकी व्यवस्था सुचारू रूप से हो, उस नाते से भी अभी हम रैली स्थल का निरीक्षण कुछ रूट भी डाइवर्ट। हरियाणा सरकार के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे इस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जो 9 वर्ष का कार्यकाल है उस पर बातचीत कर रहे थे और विस्तार से इस समय उन्होंने जानकारी दी। साथ ही 2 नवंबर को जो अंत्योदय सम्मेलन करनाल में होने जा रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने जा रहे हैं, उसको लेकर भी उन्होंने जानकारी दी है। आप सभी साथियों से गुजारिश है इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल।